हेलियोस म्यूचुअल फंड से सीईओ दिनशो ईरानी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। सर नमस्कार। नमस्कार में क्या है सर, गुड बैड कुछ बोलना नहीं पड़ता, नमस्कार में काम चल जाता है। गुड समझो, बैड समझो, जैसा भी। सर एक ही रिक्वेस्ट है सर आपसे, सर अब तो बचा लो, कितना और गिराओगे सर? अनिल जी, पहले तो धन्यवाद आपका आपके शो पर बुलाने के लिए। और दूसरा आपके और आपके दर्शकों को मॉर्निंग। इसलिए मैं गुड नहीं बोल रहा हूँ, गुड है नहीं अभी। बिल्कुल सर जी। तो तो आपने बोला बचा लो, हमारे तो बस चले तो सब बचा ले अनिल जी, लेकिन प्रॉब्लम है कि ये जो ग्लोबल पैनिक जो शुरू हुआ है वो इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि जो पहले डिसाइडेड था, लाइक हम सोचे थे यूएस बोलेंगे कि हमें टैरिफ पैरिटी चाहिए, मतलब आप इतनी ड्यूटी लगा दो तो हम भी इतनी ड्यूटी लगाएंगे, और वो सलट सकती थी आसानी से। अगर जो आप बोलते कि चलो जी हमने ड्यूटी कम कर दी, आप भी कम कर दीजिए। पर यहाँ पे वो ट्रेड का तो मतलब सॉरी टैरिफ की तो बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे ट्रेड की बात हो रही है। यहाँ पे वो बोल रहे हैं हम इतना इंपोर्ट करते हैं आपसे, आप भी हमारे से इतना इंपोर्ट लीजिए। तो अभी वो तो सॉल्व ही नहीं हो सकता, और वो ऑब्वियस है क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने वो हिसाब लगाया अपने ड्यूटीज का, जो डिफरेंशियल ड्यूटीज जो हिसाब लगाया उन्होंने, वो उससे बिल्कुल जायज था कि वो बोल रहे थे कि मेरे को ट्रेड पैरिटी चाहिए, मुझे टैरिफ पैरिटी नहीं चाहिए। तो वो सॉल्व करने के लिए जी बहुत ही मेहनत लगने वाली है। और आप ये समझिए कि हम पहले यही सोच के बैठे थे कि जिनकी जो एवरेज टैरिफ है यूएस की 3%, वो शायद 10% हो जाएगी, बिकॉज उन्होंने बोला 10% अक्रॉस द बोर्ड लगा दूंगा। लेकिन ये जो सिस्टम उन्होंने निकाला है उसके चलते 30% हो गई। अभी ये 30% तो जो लास्ट टैरिफ जैसे यूएस में हुए थे वो 1930 में हुए थे। तो उसके बाद तो आपको पता है क्या हुआ था। इसलिए हमें हमें यही उम्मीद है कि एक जल्दी से ये सुलझ जाए और वर्ल्ड वापस आ जाए अपने ट्रैक पे, क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो इवन क्वार्टरली नंबर्स हमारे इतने अच्छे नहीं है जो सपोर्ट कर सके ये जो फॉल अभी आया है इसमें। तो इसलिए हम सिर्फ यही होप कर सकते हैं कि ये जो यूएस ने जो लड़ाई चालू की है टैरिफ की, वो जल्दी से जरा सुलझा दे और वापस ट्रैक पे आ जाए, और वर्ल्ड विल कंटिन्यू ऑन दिस इवन पेस। ओके, तो ये आपके लिए अमेरिकी बाजारों का हाल बुरा है। सर अब वो जो सबसे बड़ा डर ग्लोबल मार्केट को लग रहा है कि मामला, एक तो ये जल्दी से शायद ना निपटे, और दूसरा ये कि निपटने के चक्कर में कहीं अमेरिका और दुनिया भर में मंदी ना आ जाए, ये डर जायज़ है सर? जी देखिए अनिल जी, अगर ये चलता रहा लंबा तो बिल्कुल ही जायज है, बिकॉज आप फिर एक स्टैगफ्लेशन सिनेरियो की बात करें। स्टैगफ्लेशन मतलब हाई इन्फ्लेशन और ग्रोथ, लो ग्रोथ। और ये तो मैं आपको बेस्ट केस सिनेरियो बना रहा हूँ कि लो ग्रोथ, शायद ग्रोथ ना भी हो, शायद रिसेशन आ जाए। क्योंकि अगर ऐसे करने वाले हैं, मतलब सब सब जगह अगर जो भाव बढ़ने वाले हैं, तो आप तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन की तो बात करिए, और उसको सबसे ज्यादा मार यूएस को ही पड़ती है इस सिनेरियो में, क्योंकि उनके पास तो कुछ इंपोर्ट करने से ज्यादा चारा ही नहीं है। अभी मैन्युफैक्चरिंग है ही नहीं, और करेंगे भी तो हाई प्राइस पे करेंगे। तो वो कैसे सुलझाए? मतलब अगर जो आप 3-4 इंडस्ट्री को टारगेट करते तो बात अलग थी, जैसे ऑटो हो गए, या उनका सेमीकंडक्टर्स हो गए, या फोटोवोल्टिक सेल्स, ये सब करके आप करते तो फिर ठीक है। लेकिन ये तो आपने अक्रॉस द ग्लोब एक लड़ाई सी छेड़ दी है, जो भी सॉल्व करने के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए हमें यही होप है कि प्रॉब्ली एक फॉल्स विक्ट्री डिक्लेयर कर लें और बोले कि चलो जी हमने नेगोशिएशन चालू कर दिया, और अभी के लिए हम ड्यूटीज नहीं इम्पोज कर रहे हैं, और उन्हीं देशों में करेंगे जहां पे नेगोशिएशन ठीक से नहीं जा रहे, प्रोग्रेस नहीं हो रहे। तो वो ऐसा करके करें तो एक एक सेविंग ग्रेस सा हो सकता है, और वापस ग्रोथ आ सकती है हमारे ग्लोबल मार्केट्स में। पूरा का पूरा एक्शन। अब सर बताएं कि भारत का हम पर कितना असर पड़ेगा, इकोनॉमी के लिहाज से और मार्केट के लिहाज से, दोनों? ये देखिए, एक्चुअली जैसे मैं हमेशा बोलता है कि जल्दी सलटेगा तो इकोनॉमी हमारी हमारी एक्चुअली इकोनॉमी, आप देखिए अगर जो ये लड़ाई छिड़ भी गई, लेकिन जब भी ये खत्म होगी, ट्रेड वॉर जब भी खत्म होगी, तो हम शायद स्ट्रॉन्गर ही निकलेंगे बाहर। क्योंकि एक्चुअली चाइना का ऑल्टरनेटिव एक इंडिया ही है, जो ऐसे लेबर सप्लाई कर सकता है, इतना मैन्युफैक्चरिंग बेस खड़ा कर सकता है। लेकिन आज की तारीख में चाइना भी इग्नोर नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑल सेड एंड डन पूरा सप्लाई बेस ही चाइना का है। जो कैपेसिटी चाइना कमांड करता है, वो शायद ही कोई दुनिया में अभी आज की तारीख में कमांड करता है। तो इसलिए उनको भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि हमारे जो आईफोन के एक्सपोर्ट्स हैं, 10 बिलियन के आसपास हम एक्सपोर्ट करते हैं आईफोन्स इंडिया से टू यूएस। लेकिन वो 10 बिलियन में चाइना से जो जो कंपोनेंट्स आते हैं वहीं से तो आते हैं, और वही हम
मैंने मतलब असेंबल करके एक्सपोर्ट करते हैं, तो इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए मुश्किल है बहुत बोलना कि इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होगा। अगर ये जारी रहा तो बहुत ही बड़ा घाटा हो सकता है इकोनॉमी को। लेकिन दूसरा जो आपने बाजार का बोला, हमें तो यही लगता है कि आपको उन्हीं सेक्टर्स में रहना चाहिए जो हमारे आज की तारीख में डोमेस्टिक फोकस है, और हम उनको बोलते हैं हाइडिंग योर मनी बोलते हैं। क्योंकि एक्चुअली आप देखिए कि अगर जो ये 2-3 क्वार्टर से ज्यादा चालू रही झड़प, तो ये सेक्टर भी सफर करेंगे इन द लॉन्गर टर्म, बिकॉज आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ ही गिर जाएगी। तो इसलिए काफी हद तक कंफ्यूजिंग सा सिनेरियो बना हुआ है, और होप यही है कि जल्दी से सलट जाए तो ठीक है। सर एक चीज बताओ ऐसी कोई जिसकी वजह से आपको लगा कौन सल्टा सकता है, ट्रम्प साहब भी इसको? वही है जिन्होंने शुरू किया है, जो नॉर्मली शुरू करता है वही सल्टा सकता है, और कोई नहीं सल्टा सकता। जैसे रशिया यूक्रेन का आपने देख लिया, जब तक पुतिन बैकआउट नहीं करते तब तक यूक्रेन के पास तो चॉइस ही नहीं है कुछ करने का। तो इसलिए आई थिंक उनको ही सल्टाना पड़ेगा। और जैसे मैंने बोला कि हाँ। एक हद तक उनका विन भी हुआ है। आप देखिए जैसे वियतनाम ने सीधा अगले दिन आके बोल दिया, ऑस्ट्रेलिया ने अगले दिन आके बोल दिया कि हमने ड्यूटी जीरो कर दी है। लेकिन उन्होंने क्या बोला, थैंक यू बोल के छोड़ दिया, क्योंकि उनको ड्यूटी नहीं चाहिए। उनको हाँ। चाहिए कि आप मेरे से भी उतना ही इंपोर्ट कीजिए। अभी आप हाँ। सोचिए, मैं हमारा इंडिया का एक 45 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट हम रन करते हैं यूएस के साथ। हम्म। 45 बिलियन का डेफिसिट मीट करने के लिए आप क्या इंपोर्ट करेंगे? 6.5 बिलियन तो ऑलरेडी आप ऑयल इंपोर्ट करते हैं वहां से। करेक्ट। आप शायद एक और 6 बिलियन और इंपोर्ट कर लेंगे। हम्म। गाड़ियां तो आ ही नहीं सकती हैं। मिनिमम गाड़ी 30-40 हजार डॉलर की वहां पे मिलती है। आप 28% जीएसटी डालिए यहाँ पे, तो कहाँ से आपकी वो मतलब 40-50 लाख की गाड़ियां कितनी बिकती है इंडिया में? तो वो तो चांस ही नहीं है। डिफेंस थोड़ा बहुत आ सकता है वहां से भी, पर कितना आप पैरिटी करोगे? तो इसलिए बहुत ही मुश्किल मामला है जो इतनी आसानी से नहीं सुलझेगा। प्रॉब्ली 10% एक ड्यूटी आप लेके चलिए अक्रॉस द ग्लोब, एंड फिर भी आप अच्छी तरह से रिकवर कर सकते हैं। तो इसलिए उनके हाथ में ही है थोड़ा टिंकरिंग करके थोड़ा बैक ऑफ करने का। सो थिंक वही है एक। वो गाना भेजता हूँ सर, रिकॉर्डिंग उनको, ट्रम्प साहब को, तुम्ही ने दर्द दिया तुम्ही दवा देना। हाँ, और हाँ एक और साथ में भी दवाओं पे टैक्स न लगा देना, एक ही है। सर क्या ऐसे दूसरा कौन? अनिल जी, जी। जी। एक्चुअली आपने दवाओं की जो बात की, जी। वो जी। भी हमें एक्चुअली जो थर्सडे को मूव हुआ था मार्केट में, हाँ। वो हमें बिल्कुल समझ नहीं आया, क्योंकि हम सोच रहे थे कि इतना बड़ा इवेंट हो गया है और मार्केट रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो हाँ। हमने तो काफी हद तक उसका एडवांटेज लिया, क्योंकि एक्चुअली हमने हमारे लॉन्ग शॉट में तो हमारा हम्म। नेट ऑलमोस्ट 50% के आसपास लिया है। और हमारे जो लार्ज कैप, सॉरी, जो हमारा डोमेस्टिक फंड है उसमें भी हमने थोड़ा बहुत कैश रेज किया, डोमेस्टिक फेसिंग स्टॉक्स किए। पर फार्मा का स्पेसिफिकली उस दिन फार्मा ऊपर गया, क्योंकि उन्होंने बोला कि मैंने फार्मा को छोड़ दिया है। लेकिन आप ये समझिए कि चाइना एक्चुअली, बल्क ड्रग्स तो सारे चाइना से ही आते हैं। तो हमें तो बड़ा क्लैरिटी था कि जिस दिन चाइना को चाहा कि मेरे को यूएस को हर्ट करना है, तो बोलेंगे मेरे एक्सपोर्ट ऑफ बल्क ड्रग्स पे मैंने 20% टैरिफ लगा दिया। बस खत्म हो गई स्टोरी। फिर आपको इंडिया में भी आपके बल्क ड्रग्स, जो सॉरी जो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं, उनमें भी भाव बढ़ाने पड़ेंगे। और ऑब्वियसली यूएस एक्सपोर्ट करोगे तो वहां तो और भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो इसलिए मुझे नहीं लगता इतना आसानी से ये सुलट सकता है, क्योंकि जैसे मैंने बोला, चाइना इज अ मेजर हेवीवेट इन दिस। और सर अभी कहाँ निवेश करना चाहिए अगर पैसा लगाना है किसी को, तो कौन से सेक्टर्स आपको पसंद है, या अभी रुक ही और जाए? ये नहीं अनिल जी, एक्चुअली मेरे को हम हमारे पास बहुत क्लैरिटी है आज की तारीख में कि आपको अगले कपल ऑफ क्वार्टर्स में, ज्यादा आगे बात नहीं करूंगा, क्योंकि अगर जो ये सिनेरियो सुलटता है, तो ऑब्वियसली फिर और भी क्वार्टर्स जहां पे आपको ज्यादा करेक्शन दिखा है वो अच्छे लगने लगेंगे। लेकिन आज के लिए हमें ऐसे लग रहा है कि अगले कपल ऑफ क्वार्टर्स, क्योंकि ये सबके रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं। एक तो हमारा फेवरेट सेक्टर है वो बीएफएसआई है, और एक्चुअली एक बड़ा पॉजिटिव हुआ है हमारे पूरे फाइनेंशियल सेक्टर के लिए, वो ये है कि पहली चीज तो आरबीआई के पास अभी काफी असला मिल गया उनको लिक्विडिटी इंफ्यूज करने का। पूरा सेक्टर सफर कर रहा था बिकॉज ऑफ लैक ऑफ लिक्विडिटी। और आज की तारीख में जैसे ही यूएस के प्रॉब्लम चालू हुए, आपने देखा डॉलर कैसे गिर गया अगेंस्ट ग्लोबल कमोडिटीज, ग्लोबल सॉरी करेंसीज, और इंडिया के अगेंस्ट भी गिरा है। तो इसलिए हमें ऐसे लग रहा है कि आरबीआई के पास बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि आप लिक्विडिटी का सोचिए मत। रुपये पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा, आप लिक्विडिटी छोड़ते रहिए, इंटरेस्ट रेट कट जारी रखिए। तो उसके चलते आपके जो फाइनेंशियल सेक्टर है, बेसिकली एनबीएफसी सेक्टर, वहां तो बहुत ही बड़ा बेनिफिट हो सकता है आगे चल के। तो वो सेक्टर हमें पसंद है। दूसरा जो हमें लगता है कि रिजल्ट्स अच्छे आएंगे और आते रहेंगे अगले कपल ऑफ क्वार्टर्स के लिए, वो है एक तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, और दूसरा हेल्थ केयर में हॉस्पिटल का सेक्टर। उन दोनों में हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। और कंजम्पशन जो है वहां पे भी सिलेक्टिवली आपको
एक एक्सपोजर लेना है, क्योंकि आगे चल के यही सेक्टर्स हैं जो अच्छा करेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगले कपल ऑफ क्वार्टर्स, क्योंकि अगर ये ग्लोबल टर्मोइल चालू रहा अनिल जी, तो पूरा जीडीपी पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ग्रोथ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसलिए हमें लगता है कि ये जो वर्ल्ड है अभी एक स्टैग्फ्लेशन की तरफ मूव हो रहा है, विच इज नॉट अ हेल्दी साइन। ठीक बात। उम्मीद करें कि ऐसा कुछ ना हो जो और ख़राब हो, जितना हुआ बहुत है सर। धन्यवाद। और अगर ज़्यादा ख़राब हुआ तो मैं सर फिर से जल्दी बुला लूँगा, मैं आपको बता रहा हूँ पहले से फिर से बात करने के लिए। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। समय दिया आपने और विस्तार से बताया, थोड़ा सा मतलब भरोसा भी दिलाया सर, थैंक यू सो मच।